नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। 26 फरवरी 2004 8:42 नई दिल्ली का जन्म है। स्त्री जातिका की यह कुंडली है। सबसे पहले ग्रह स्पष्ट आपके सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। मीन लगन की कुंडली है। लगन की डिग्री 21 है। 21 अंश पर लगन है। रेवती नक्षत्र में है। लगन का स्वामी गुरु है और लगन में बुध का नक्षत्र है। सूर्य इसी कुंडली में कुंभ राशि में 12 अंश का है। शतभिषा नक्षत्र में है, यानी सूर्य शनि की राशि में है, राहु के नक्षत्र में है। चंद्रमा मेष राशि में है, 21 अंश का है, भरणी नक्षत्र में है। चंद्रमा मंगल की राशि और शुक्र के नक्षत्र में है। मंगल कुंडली में मेष राशि में है, यानी चंद्र और मंगल की युति है। मंगल 20 अंश का है, भरणी नक्षत्र में है। मंगल अपनी ही राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है। इस कुंडली में शुक्र का नक्षत्र ज्यादा प्रभावी है, क्योंकि दो ग्रह यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में है, यहाँ पर गुरु है और यहाँ पे राहु, यानी कुल मिलाकर के 4 ग्रह शुक्र के ही नक्षत्र में है। बुध इस कुंडली में अस्त होकर के कुंभ राशि में है, 7 अंश पर है, शतभिषा नक्षत्र में है, शनि के राशि में है और राहु के नक्षत्र में है। गुरु सिंह राशि में है, 20 अंश का है, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। गुरु सूर्य की राशि में है और शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र कुंडली में मीन राशि में है, यानी उच्च राशि में है, 26 अंश का है, रेवती नक्षत्र में है। गुरु की राशि में है और बुध के नक्षत्र में है। शनि कुंडली में मिथुन राशि में 12 अंश पर, आर्द्रा नक्षत्र में है। शनि बुध की राशि में बैठा है और राहु के नक्षत्र में बैठा है। राहु कुंडली में मेष राशि में है, 19 अंश का है, भरणी नक्षत्र में है, मंगल की राशि और शुक्र के नक्षत्र में है। केतु तुला राशि में है, 19 अंश का है, स्वाति नक्षत्र में है, शुक्र की राशि में और राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। कुंडली पे आ जाते हैं। यहाँ पर मीन लगन की कुंडली बन रही है। 12 नंबर लिखा गया है लगन में। 12 नंबर होने के नाते लगन का स्वामी यहाँ पर बृहस्पति महाराज बनने वाले हैं। बृहस्पति लग्नेश होकर के छठे भाव में आकर के बैठे हुए हैं और वक्री अवस्था में हैं। कोई भी वक्री होकर के ग्रह थोड़ा बल प्राप्त कर लेता है, तो वक्री बृहस्पति में चेष्टा बल आ गया है। बृहस्पति बलवान है, लेकिन छठे भाव में जाने के कारण से ये थोड़ा सा स्ट्रगल देगा। मेहनत और प्रयासों के बावजूद सफलताएं मिलेंगी। अक्सर देखा गया है लग्नेश छठे भाव 8वें या 12वें में जाता है तो जीवन का उत्तरार्ध जो है सुखमय होता है। यहाँ पर जो गुरु है यह सूर्य की राशि में बैठा है और सूर्य उसे देख रहा है, तो यह थोड़ा सा पॉजिटिव है धन के मामले में। कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि के स्वामी की दृष्टि पड़ने से ग्रह को अच्छा फल देना पड़ता है। तो बृहस्पति से सूर्य महाराज अच्छा फल लेने का प्रयास करेंगे, यानी लग्न और दसम भाव का। गुरु यहाँ पर दसम भाव का स्वामी होकर के खष्टम भाव में बैठा भी है, तो छठे भाव से जुड़ा हुआ पेशा इनके लिए ठीक रहेगा। मेडिकल का होता है और कुछ ऐसे पेशे होते हैं जिसमें छठा भाव एक्टिव होता है। नौकरी के लिए ऐसे लोग ज्यादा ठीक बैठते हैं, फिट बैठते हैं। व्यवसाय के लिए नहीं, इस कुंडली में व्यवसाय नहीं, नौकरी आदि के लिए प्रयासरत रहेंगे तो ठीक रहेगा। वैसे गुरु की दृष्टि भी दसम पर है। मेडिकल का पेशा हो गया, रोग बीमारी, कर्ज आदि, फाइनेंस वगैरह से जुड़ा हो गया, वकालत का हो गया, इन सारी चीजों में, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स, इन सारी चीजों के लिए अच्छा हो जाता है। ये बृहस्पति इनका कारक ग्रह है। दूसरा कारक ग्रह चंद्रमा है, जो कि पंचम भाव का स्वामी है और यह आकर के बैठा हुआ है द्वितीय भाव में। चंद्रमा द्वितीय भाव में मेष राशि में है, सूर्य के सम्मुख है, तो थोड़ा सा उसमें पक्ष बल भी आ गया है। तो चंद्रमा में यहाँ पर पक्ष बल है। चंद्रमा यहाँ पर 21 डिग्री का है, मंगल 20 डिग्री का है, राहु 19 डिग्री का है, यानी चंद्रमा की डिग्री जो है आगे निकल चुकी है। चंद्रमा जो है राहु और मंगल के बीच में नहीं बैठा है।
इसलिए यहाँ पर चंद्रमा का बुरा प्रभाव कम हो जाएगा, कैंसिल जैसा हो जाएगा। क्योंकि राहु और मंगल की डिग्री के बीच में अगर चंद्रमा फंसता तो बड़ा ही मानसिक तकलीफ दे देता, मानसिक रूप से परेशानी, दिमागी कमजोरी, तनाव, टेंशन, विक्षिप्तता, पागलपन आदि जैसी स्थितियां भी बनाने लग जाता। तो चंद्रमा आगे निकल गया है, यानी चंद्रमा पे गुरु की दृष्टि भी जा रही है, नवमी दृष्टि, यह भी अच्छी बात है। चंद्रमा काफी प्लेसमेंट में बुरे था लेकिन बच गया, अच्छी बात है, शुक्ल पक्ष का भी है। दूसरा, राहु मंगल चंद्रमा यहीं पर बैठे हैं। राहु ये क्रूर ग्रह है, मंगल अपनी ही राशि का है। तो मंगल जो है राहु के साथ मिल करके यहाँ पर जीवन में अचानक से कुछ धन और संपत्ति वगैरह, विशेष रूप से धन वगैरह ही दिलाने का प्रयास करेगा। क्योंकि राहु जिस भाव में बैठा है या जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी भी वहीं पर बैठा हुआ है। तो राहु ऐसी स्थिति में धन आदि के लिए अच्छा फल देने लग जाता है। और साथ ही साथ जो पंचम भाव का स्वामी है, जिसे हम पूर्व पुण्य का भाव कहते हैं या अचानक प्राप्तियों का भी भाव है, चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये भी मदद करेगा। यानी कुछ धन संपत्ति जीवन में अचानक से मिल सकती है या जीवन में तरक्की थोड़ी सी अचानक से हो, शादी विवाह होने के बाद ससुराल की तरक्की ज्यादा तेजी से होने लगे, अचानक ससुराल उन्नति के रास्ते पे जाए, यह भी दिखाई दे सकता है। किसी न किसी रूप में यह परिणाम घटित होगा। अच्छी बात यह है कि इस भाव पर गुरु की भी दृष्टि बनी हुई है, लेकिन दांत और मसूड़ों की समस्या आएगी। द्वितीय भाव हमारा मुख होता है, दांत मसूड़ा होता है, तो चेहरे पे या दांत मसूड़े पे कभी कोई छोटी मोटी परेशानियां भी आ सकती हैं। कोई मेजर नहीं होने वाला है, क्योंकि गुरु और चंद्रमा दो शुभ ग्रहों का भी प्रभाव बना हुआ है। तीसरे भाव की बात करें तो तीसरे भाव का स्वामी शुक्र है और आठवें भाव का स्वामी शुक्र है, और वह आकर के लगन में उच्च का बैठा है, मालव्य राजयोग बना रहा है। मालव्य राजयोग में दो चीजें जरूर देखनी चाहिए, मालव्य हो या कोई भी पंच महापुरुष राजयोग हो। अब यहाँ पे जो मालव्य बना है, शुक्र जो है लगन के लिए मित्र नहीं होता है, तो यहाँ पे मालव्य राजयोग इतना असर देगा कि इनका भौतिक जीवन सुखी रहेगा, शुक्र के उच्च होने का फल मिलेगा, घर का सुख अच्छा मिलेगा, लग्जरी मिलेगी, गाड़ी वगैरह का सुख बहुत अच्छा मिल सकता है, ये चीज यहाँ पे बनेगी। यहाँ पर शुक्र चूंकि तृतीय और अष्टम भाव का स्वामी होकर के भी लगन में बैठा है, यानी अकारक ग्रह भी है, तो इस शुक्र के माध्यम से लग्जरी के अलावा लग्जरी का योग बनाएगा, लेकिन कोई स्पेशल राजयोग का फल दे देगा मालव्य का, इसकी उम्मीद नहीं है। तृतीय भाव में शनि महाराज बैठे हैं और वक्री होकर के बैठे हैं, और तृतीय भाव का स्वामी 12वें भाव में गया है और सप्तम भाव का भी स्वामी 12वें भाव में गया हुआ है, जो कि बुध है। इसलिए ऐसे जातिका का जहाँ विवाह होता है, जो मूल ससुराल होती है वहां से अलग हट करके किसी दूसरे स्थान पर पति के साथ जाने का योग बनेगा। मान लीजिए जैसे किसी का विवाह हैदराबाद में हुआ, ससुराल फैमिली वहीं है, तो शादी के बाद हैदराबाद छोड़ के पति पत्नी कहीं बाहर जा करके किसी दूसरे स्थान पे रहें, किसी काम के कारण, नौकरी के कारण, कुछ भी हो सकता है, ऐसा योग बनेगा। क्योंकि बुध चतुर्थेश और सप्तमेश दोनों होकर के 12वें भाव में गया हुआ है। यहाँ पे बुध और शनि ने राशि परिवर्तन भी कर लिया है, इसलिए इन दोनों ग्रहों में भी धन देने की क्षमता आ गई है, सुख देने की क्षमता आ गई है, यानी धन का योग यहाँ पर भी बनेगा। द्वितीय भाव में भी धन देने की क्षमता है, जो मंगल, राहु और चंद्रमा की युति है। हालांकि मानसिक परेशानियां भी बनी रहेंगी। चंद्रमा भले ही इन दोनों के बीच में नहीं है, लेकिन इफेक्ट में कुछ ना कुछ तो अंतर आएगा। डायरेक्ट रोशनी किसी के ऊपर नहीं पड़ रही है, तो रोशनी दूर है तो बिखर के पड़ेगी ही, कुछ ना कुछ असर आएगा, लेकिन चिंता वाली कोई बहुत विशेष बात नहीं है। यहाँ पर शनि महाराज काफी अच्छा फल दे रहे हैं। ठीक है, चौथे में है, थोड़ा दूरी रखेंगे मूल ससुराल से, राशि परिवर्तन में भी है, इसलिए कोई चिंता की विशेष बात नहीं दिखाई देती है। शनि के चतुर्थ भाव में होने से शनि की दृष्टि गुरु पर भी आ जाएगी, शनि की दृष्टि दसम भाव पर भी जाएगी, शनि की दृष्टि लगन पर भी आएगी। शनि महाराज लगन को देख करके ऐसा नहीं है कि शुक्र के उच्च के फल को खत्म कर देंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।
शनि महाराज चतुर्थ में है। घरेलू कामकाज करने में ऐसे लोग थोड़ा सा आलसी होते हैं या बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं रहते हैं घरेलू कामकाज करने में। गुरु के ऊपर शनि की दृष्टि बुरा प्रभाव नहीं डालती है, न्याय और ज्ञानवान ही बनाती है। दसम भाव पर भी दृष्टि अच्छी रहेगी क्योंकि शनि काल पुरुष की कुंडली के अनुसार दसम भाव का कारक होता है और यहाँ पर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार शनि की स्वाराशि होती है, तो ये कामकाज थोड़ा कैरियर के लिए अच्छा हो जाता है। गुरु चंद्रमा की पहले बात करें, संतान भाव का स्वामी है और आकर के यहाँ पर बैठा हुआ है। क्षेत्र स्फुट इनका यहाँ पर है, जहाँ पर क्षेत्र स्फुट का स्वामी शुक्र खुद उच्च का है, यानी संतान में बाधा नहीं है, संतान हो जाएगी आराम से। गुरु छठे भाव में है, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, यानी दोस्ती दुश्मनी किसी से बहुत अधिक नहीं कराता है। व्यक्ति कंप्रोमाइजिंग लाइफ जीता है, विवादों से बचना चाहता है। अष्टम भाव में केतु बैठा है, सेहत को परेशान करेगा। अष्टमेश भी जाकर के लगन में गया है और लग्नेश छठे में आया है। अगर इन सारी कड़ियों को जोड़ें तो सेहत की परेशानी आती है। अष्टम में केतु क्या करता है, सेहत की परेशानी देता ही देता है। पेट हो गया, शरीर का जो एब्डोमेन है, एब्डोमेन वाले पार्ट में दिक्कत देता है केतु। अब यहाँ पर देखिए, केतु का राशि अधिष्ठित जो स्वामी शुक्र है अष्टमेश होके लगन में है, बलवान भी है, लग्नेश भी छठे में आया है, यानी आगे चल के एब्डोमेन से संबंधित समस्याएं, पेट और भीतरी भागों से जुड़ी समस्याएं कुछ आ सकती हैं। राहु मंगल की यहाँ पर युति भी है, केतु अष्टम में भी है। थोड़ा स्किन प्रॉब्लम का भी जीवन में कई बार समस्या करना पड़ सकता है, दाने मुहासे घमौरी या ऐसे रैसेज वगैरह होना, ये सारी चीजें भी आ सकती हैं जीवन में, स्किन की थोड़ी प्रॉब्लम भी बनेगी। राहु केतु के इस तरफ शनि गुरु हैं और इधर भी ग्रह हैं, इसलिए काल सर्प दोष नहीं है। राहु और मंगल चंद्रमा की युति से आंशिक रूप से थोड़ा सा चंद्र ग्रहण बना है, कोई विशेष प्रभाव नहीं बनेगा क्योंकि चंद्रमा राहु के से दूर है और मंगल से आगे है, दोनों के बीच में नहीं है। ये नवम भाव का स्वामी मंगल है जो कि धन भाव में जाके बैठा है, बहुत अच्छा योग है। नौमेश धनेश है, धन इनको दिलाएगा, अच्छा खासा दिलाएगा। कैरियर भाव का स्वामी छठे में आया है, तो छठे भाव से जुड़े हुए पेशा के लिए ज्यादा ठीक रहेगा, अन्यथा बार बार नौकरी में व्यवधान भी उत्पन्न होगा। लाभ भाव का स्वामी शनि है, चौथे भाव में है और ये चौथे भाव के साथ साथ द्वादश भाव का भी स्वामी है। लग्नेश चतुर्थेश 12वें में है और 12वें का स्वामी लगन में है, यानी बार बार दूर दूर स्थानों की यात्राएं होंगी, ट्रेवलिंग होगा, फिर वापस अपने नेटिव लैंड आएंगे, मदरलैंड आएंगे, फिर दूर जाएंगे, यानी इस कुंडली में स्थान परिवर्तन भी कई बार होता रहेगा। 12वें भाव में सूर्य और बुध की युति है जिसे बुधादित्य योग माना जाता है। यहाँ पर सूर्य थोड़ा पीड़ित होता प्रतीत होता है क्योंकि यह शनि की राशि में बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ पर सूर्य जो 12वें में बैठा हुआ है यह छठे भाव का स्वामी भी है। छठे भाव का स्वामी 12वें में जाना ठीक माना जाता है, लेकिन यहाँ पे बुध का बैठना, सूर्य के साथ में बुध बैठा हुआ है, तो बुध थोड़ा काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी नीच राशि में हो जाता है और साथ ही साथ सूर्य के साथ बैठ करके बुध अस्त भी हो जाता है, तो बुध यहाँ पर अस्त है। बुध कोई कारक ग्रह नहीं है, इसलिए बुध के अस्त होने से कोई ज्यादा समस्याएं नहीं आने वाली हैं। सूर्य और बुध की यहाँ पर युति होने से कभी कभी नींद की समस्या भी आएगी। अभी इनके प्रश्नों को मैं ले लेता हूँ, फिर आगे कुंडलियों पर चलूंगा ताकि आपको समझ में भी आए। इन्होंने पूछा है कि क्या मालव्य योग का प्रभाव नहीं रहेगा क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि गुरु पे है और दसम दृष्टि शुक्र पर है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर मालव्य योग पूरा फलदायी भी नहीं है, फलदायी है, राजयोग नहीं कह सकते, सुख योग बोल सकते हैं क्योंकि लगन के लिए शुक्र कारक नहीं है। दूसरी चीज, कुछ हद तक सूर्य और चंद्रमा भी पीड़ित है। किसी भी पंच महापुरुष राजयोग का पूरा फल आ जाता है जब सूर्य चंद्रमा बलवान हो और जो ग्रह पंच महापुरुष राजयोग बना रहा वह लग्न का मित्र हो। तो शुक्र लग्न और राशि दोनों का ही मित्र नहीं है, इसलिए शुक्र अपने उच्च होने का फल देगा, भौतिक सुख साधन सुविधाएं बढ़ाएगा। राजयोग नहीं बोलिए, सुख योग बोल सकते हैं, लेकिन शनि की दृष्टि और गुरु पर दृष्टि के कारण से ये ऐसा कुछ भंग नहीं होता है। इन्होंने पूछा है
जुपिटर का क्या प्रभाव है, जिसे शायद मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लग्नेश छठे में है, अष्टमेश लगन में है और अष्टम में केतु है, यानी सेहत के लिए यह चीज बुरी हो जाती है। इन्होंने पूछा है मून राहु मार्स यानी मंगल चंद्रमा और राहु एक ही घर में है और डिग्री वाइज काफी क्लोज है। क्लोज होने के बावजूद भी आप समझिए कि मंगल और राहु की एक दूसरे के समीप है और चंद्रमा आगे निकल गया है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मंगल राहु की युति के कारण से वाणी इनकी उग्र रह सकती है, तीखा बोल सकती है, दांत मसूड़ों में दिक्कत रह सकती है और साथ ही साथ कुछ अचानक से धन के मामले में समृद्धि भी मिल सकती है, यह योग बन रहा है। इसके अलावा इन्होंने पूछा हुआ है शनि चौथे भाव में क्या गरीबी दिलाएगा। बिल्कुल नहीं दिलाएगा, क्योंकि शनि बुध के साथ में राशि परिवर्तन में है और यह राशि परिवर्तन दो मित्र ग्रहों का है। दो शत्रु ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, इसलिए शनि यहाँ पर गरीबी नहीं लाएगा, बल्कि परिवार से दूर रखेगा। जहाँ शादी होगी उस परिवार से दूर अलग किसी स्थान पे रहेंगे, वो भी पति के साथ जाने का योग बनेगा। यहाँ पर आपने मैरिड लाइफ को लेकर के सवाल पूछा है। कुंडली मांगलिक तो नहीं है, मंगल यहाँ पर बैठा हुआ है, सप्तम भाव का स्वामी बुध 12वें भाव में गया हुआ है, जिसके ऊपर पति के कारक गुरु की दृष्टि है। तो 12वें भाव में जाने का दोष खत्म हो गया। एक तो बृहस्पति शुभ ग्रह है, ऊपर से यह बृहस्पति स्त्री की कुंडली में पति का कारक होता है और दोनों ही गलत भाव में भले बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे, नकारात्मक प्रभाव यहाँ से खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ बहुत नहीं दिखता है कि वैवाहिक जीवन में परेशानी आए। यहाँ पर जो 7वें भाव का स्वामी है वह बुध है, शतभिषा नक्षत्र में बुध बैठा है, उग्र या तीक्ष्ण नक्षत्र में नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे बुध मित्र की राशि में भी बैठा हुआ है, ये भी अच्छी बात है। और वैवाहिक जीवन में प्रेम और उल्लास बढ़ाने वाला ग्रह शुक्र भी उच्च का है, इसलिए वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई कोई विशेष समस्याएं नहीं दिख रही हैं, नॉर्मल ही वैवाहिक जीवन रहेगा। इन्होंने अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि जो इनका चंद्रमा है, राहु है और मंगल बृहस्पति पुष्कर नवमांश में है। अगर बृहस्पति पुष्कर नवमांश में है तो लग्नेश होकर के छठे भाव के दुष्प्रभाव में कमी, पहली चीज। और जो ग्रह पुष्कर नवमांश में होता है उसके कारकत्व में वृद्धि होती है, तो बृहस्पति का कारकत्व बढ़ेगा, संतान पति पुत्र आदि का सुख बढ़ेगा। चंद्रमा का होना तो बड़ी अच्छी बात है, पूर्व जन्म के भाग्य का स्वामी भी है और इनकी कुंडली मीन लगन की है। भगवान शिव, हनुमान, गणेश, देवी दुर्गा की उपासना करना इनके लिए काफी ठीक रहेगा। यहाँ पर चंद्रमा पुष्कर नवमांश में है, धन भाव में गया है, धन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये भी मंगल भी पुष्कर नवमांश में है, राहु भी है। कुल मिलाकर के ये सारे ग्रह द्वितीय भाव में, वही मैं शुरू में जो आपको बताया, धन योग बहुत अच्छा बना देंगे। हालांकि जिस भाव में बैठे हैं वाणी कठोर बनाएंगे, कुटुंब में ज्यादा मन नहीं लगेगा, किसी न किसी से विवाद रहे, लेकिन चीजें अंततः ठीक है, अच्छा है, धन सुख समृद्धि देने का ये ग्रह प्रयास करेंगे। इन्होंने पूछा हुआ है कि 12वें भाव में केतु जो है चौथे भाव में है नवमांश कुंडली में, अभी नवमांश पे चलेंगे तो देख लेंगे। नवमांश के बारे में सवाल है, लग्न कुंडली ठीक है, गड़बड़ नहीं है, सेहत गड़बड़ है। 12वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, तो पिता के साथ रिलेशन पूछा गया है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, गुरु यहाँ पर दृष्टि डाले हुए है, इसलिए पिता के साथ रिलेशनशिप नहीं गड़बड़ होगा। कभी कभी बिटिया आपसे भी जो है ऊंची आवाज में बात कर देगी, गुस्से में बात कर देगी, बस इतना ही हो सकता है। सिंह लगन की हो रहा है, यानी देवताओं के मंदिर जाने से इनके धन की वृद्धि होती रहेगी, यह संकेत मिलता है। अन्य कुंडलियों को भी एग्जामिन कर लेते हैं, मूल जो फैक्टर होता है उसकी जांच करते हैं। लगन यहाँ पे ठीक है, लगन में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, लग्नेश मंगल यहाँ भी मित्र की राशि में है, यानी परिश्रम वगैरह ठीक है, लेकिन देशकाल के लगन में शुभ ग्रह होने से व्यक्ति शारीरिक परिश्रम अधिक नहीं करता है, शारीरिक परिश्रम का योग कम रहेगा। चतुर्थांश कुंडली के लगन में ही देखिए शनि बैठा है, मित्र की राशि में बैठा है बुध के घर में, और बुध यहाँ पर फिर से शनि से राशि परिवर्तन कर चुका है, यानी भूमि भवन वाहन का सुख यहाँ पर दोबारा से अच्छा दिखाई दे रहा है। चतुर्थांश कुंडली यहाँ पे ओके है, देशकाल भी ओके है। अगली कुंडली अगर देखें
सप्तमांश कुंडली जहां से हम संतान का विचार करते हैं। लगन कुंडली से संतान का तो ठीक आया था। D7 के लगन में कोई नीच का ग्रह नहीं है, ना ही D7 का जो स्वामी है शनि वह नीच राशि में है, अष्टम भाव में गया है। संतान को पालने में इनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और इनकी संतान जब तक थोड़ी सी उम्र बढ़ेगी नहीं तो अपेक्षाकृत अन्य बच्चों की अपेक्षा कुछ जल्दी जल्दी बीमार रह सकती है। लेकिन ओवरऑल देखिए पंचम भाव का जो स्वामी है शुक्र वह उच्च का है, यानी स्थितियां ठीक रहेंगी, संतान का सुख है। नवमांश कुंडली देख लेते हैं। नवमांश कुंडली का जो लगन है या इसका स्वामी शनि है और शनि महाराज नवमांश के लगन में ही स्वाग्रही होकर के बैठे हैं। सूर्य भी यहीं पर बैठा हुआ है, यानी जो इनके पति होंगे वो डिप्लोमेटिक माइंड वाले होंगे, यानी कूटनीति रणनीति बनाने वाले। सूर्य शनि की युति में यह असर आता है कि व्यक्ति कूटनीति में माहिर हो जाता है। लग्नेश लगन में बैठा है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर केतु गया है तीसरे भाव में। इन्होंने जो कुंडली बनाई थी उसमें केतु चौथे भाव में था, लेकिन वह ट्रस्टेड सॉफ्टवेयर नहीं था, फ्री वाले सॉफ्टवेयर थे। ये सॉफ्टवेयर एकदम ट्रस्टेड है, इंडियाज नंबर 1 सॉफ्टवेयर भी है। गणना एकदम एक्यूरेट होती हैं और सभी एस्ट्रोलॉजर इसको जांचे और परखे हुए हैं। चौथे भाव पर शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि है और शुभ ग्रह चंद्रमा की भी दृष्टि है। ये शनि और सूर्य गुरु के केंद्रीय प्रभाव में भी है। लगन शुभ कर्तरी योग में देखिए बना हुआ है, इधर शुक्र है इधर बुध है, यानी मैरिड लाइफ को लेकर के कोई विसंगति नहीं है। यहाँ पर शनि जो क्रूर ग्रह है वह अपनी राशि का है, इसलिए इसे अशुभ नहीं मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ठीक है। इनके एक चीज हो सकता है, इनके ससुर जी की तबीयत खराब रहे, क्योंकि नवमांश में सूर्य और शनि की युति हुई है। तो नवमांश का जो सूर्य होता है या ससुर को, फादर इन लॉ को दर्शाता है। तो ये एक स्थिति बन सकती है। दूसरी चीज दसमांश कुंडली पे चलें तो D10 के लगन में देखिए सूर्य महाराज बैठे हुए हैं और यहाँ पर चंद्रमा भी बैठा, हालांकि चंद्रमा नीच का हो गया है। तो नौकरी के लिए ये स्थिति अच्छी होती है। लग्नेश बुध है और ये बुध लाभ भाव में बैठे हुए हैं, केतु के साथ में है। नौकरी की ये स्थिति यहाँ पर बन रही है, क्योंकि यहाँ पे दसम भाव का स्वामी फिर से गुरु ही हुआ है और वह स्थिर राशि में बैठा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ठीक दिख रहा है। नौकरी या कामकाज के कारण से ये जो पंचम भाव है शनि मंगल राहु की युति है, तो इनको पेट और अजीर्ण आदि की समस्या, कब्ज की समस्या, डाइजेशन का बिगड़ना नौकरी के स्ट्रेस के कारण से आएगा। द्वादशांश कुंडली देखते हैं तो माता पिता के सुख के बारे में बात होती है। यहाँ पर चंद्रमा मंगल एक साथ है, ठीक है। माता के लिए, पिता के लिए भी चीजें ठीक दिखाई दे रही हैं, हालांकि शनि की दृष्टि भी पिता पर है। पिता को इनको लेकर के थोड़ी कुछ ज्यादा चिंता रह सकती है। अगली कुंडली देखते हैं जहां से वाहन का सुख देखा जाता है। षोडशांश कुंडली के लगन का स्वामी मंगल है और वो चौथे ही भाव में आकर के बैठा है। सूर्य भी है, मंगल भी है, शुक्र केतु राहु 5 ग्रह चौथे भाव में बैठे हुए हैं। और जो चौथे भाव का स्वामी शनि है वह अष्टम भाव में आके बैठा हुआ है। चौथे भाव से वाहन होगा कि नहीं ये तो हम देखेंगे लगन से। वाहन कैसा होगा, क्या रहेगा, इसकी स्थिति षोडशांश कुंडली बता देती है। वाहन अच्छी रहेगी, वाहन पे कुछ डेंट और स्क्रैचेज रहेंगे, क्योंकि 4 क्रूर ग्रह यहाँ चौथे भाव में बैठे हुए हैं। और अष्टम भाव का जो स्वामी बुध है वह लगन में बैठा है। गाड़ी कितनी भी संभालेंगे कुछ ना कुछ डेंट आ ही जाएगा, इसलिए इनके लिए सलाह है कि अपनी गाड़ी में हमेशा कुछ अपने आप से ही डेंट या कमी बनाए रखें। गाड़ी कभी भी 100% मेंटेन करके ना रखें। अगर कोई डेंट आता है तो उसे ना सुधारे, अन्यथा अगला डेंट भी जल्दी ही आ जाएगा। विषांश कुंडली देखते हैं, उपासना आदि के लिए देखते हैं तो इनके इस बारे में पहले ही बता दिए हैं कि भगवती देवी दुर्गा की उपासना करें तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि यहाँ भी चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है। सर्वाष्टक वर्ग की कुंडली देखिए, लगन में यहाँ पर 22 बिंदु बने हुए हैं। एवरेज बिंदु जो होते हैं 28 होते हैं, यानी सेहत को वीक रखने का संकेत यहाँ से मिलता है। धन एवरेज रहेगा, खर्चीला स्वभाव भी रहेगा।
क्योंकि दो दो क्रूर ग्रह धन भाव में बैठे हैं तो धन रुकने भी नहीं देंगे। यहाँ पर 28 बिंदु हैं और यहाँ पर 30 है, तो धन या तो अधिक व्यय हो जाएगा या धन कहीं इन्वेस्ट होगा। 12वां भाव इन्वेस्टमेंट का होता है, तो व्यक्ति को थोड़ी बुद्धिमानी दिखानी चाहिए कि ये पैसा जो है निकालें तो कोई ऐसी चीज ही खरीदें जो इन्वेस्टमेंट के स्तर का हो। जैसे कोई कोई गोल्ड लेता है, ज्वेलरी लेता है, तो समझ लीजिए एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है। तो इनको पैसा बचेगा नहीं कैश में, इन्वेस्टमेंट ही करना होगा। लाभ भाव अच्छा है, इसलिए ये दिखता है कि पैसा तो पर्याप्त रहेगा, पैसा आएगा खूब, उसे इन्वेस्ट करना होगा इन्हें। यहाँ पर 26 बिंदु हैं। शारीरिक श्रम कम रहेगा, सुख साधन बहुत अच्छा रहेगा, संतान भी ठीक है। 27 बिंदु से कोई परेशानी नहीं है। छठे भाव में 26 बिंदु हैं, लगन से ज्यादा बिंदु हैं, ये भी गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा। लगन से ज्यादा बिंदु छठे में, बीमारी, पति पत्नी का लगभग आपसी अंडरस्टैंडिंग ठीक रहेगा, क्योंकि लगन में 22 है और सप्तम में 23 है, दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यानी दोनों का हाव भाव नेचर लगभग सेम रहेगा, ठीक ठाक ही रहेगा। खाने पीने का हो गया, पहनने का हो गया, जीवन के जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनके कारण से विवाद आती हैं, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बिगड़ने वाली है। अष्टम भाव में 24 बिंदु हैं, लेकिन फिर भी लगन से ज्यादा ही है। हालांकि ये पॉइंट अगर निजी रूप से देखें तो ज्यादा नहीं है, लेकिन लगन से ज्यादा है, ठीक है। थोड़ा हार्डशिप सेहत को लेकर के बढ़ाता है। भाग्य भी ठीक ठाक है, कर्म नौकरी वगैरह भी ठीक ठाक रहेगी। लाभ तो अच्छा रहेगा ही, व्यय भी अच्छा रहेगा, लेकिन लाभ से कम ही व्यय रहेगा, बचत नहीं हो पाएगी। इन्वेस्टमेंट के रूप में इनका पैसा बचेगा। दशाओं पे अगर हम चलते हैं तो वर्तमान में इनकी चंद्रमा की महादशा प्रारंभ हो चुकी है। चंद्रमा में अंतर्दशा शनि की चल रही है। कोई खास गड़बड़ नहीं है, थोड़ा सा मानसिक तनाव तकलीफ तो ये दशा देगी ही देगी। अभी चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा जो है कुंडली में शुक्र के नक्षत्र में बैठा है, शुक्र उच्च का है। तो शुक्र यहाँ पर इस कुंडली में स्वामी भी तृतीय भाव और अष्टम भाव का है। यानी ये जो 10 साल की चंद्रमा की महादशा है, बीच बीच में तबीयत खराब होती रहेगी। हालांकि चंद्रमा इनका कारक ग्रह है, पंचमेश भी है, तो कोई दिक्कत बहुत विशेष नहीं आएगी। शुक्र के नक्षत्र में होने के नाते बीच बीच में स्वास्थ्य की बाधा देगा। अभी ये जो 24 अप्रैल जो 2024 निकलेगा और चंद्रमा में बुध का अंतर आएगा, इसमें तबीयत को लेकर के इश्यूज बनेंगे, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में बैठा हुआ है और बुध जो है राहु के नक्षत्र में भी है कुंडली में। राहु मारक भाव द्वितीय भाव में, तो यानी ये इस दशा में सेहत की परेशानी दिख रही है। इसके बाद दशा चंद्रमा की दशा निकल जाएगी, कोई बहुत विशेष परेशानी आदि नहीं दिख रही है। शुक्र की अंतर्दशा भी इधर आ जाएगी 25 अप्रैल 2026 से 24 दिसंबर 2027 के बीच में। ये शुक्र की अंतर्दशा विवाह का भी योग बना सकती है, क्योंकि शुक्र एक तो वैसे भी विवाह का सुख देने वाला ग्रह है नैसर्गिक रूप से, दूसरा इस कुंडली में शुक्र महाराज बुध के नक्षत्र में बैठे हैं और बुध 7वें भाव का स्वामी है। तो जो ग्रह जिस ग्रह के नक्षत्र में होता है उसका फल देना होता है। तो शुक्र बुध के नक्षत्र में है, इसलिए इस दशा में विवाह का योग बन जाएगा, विवाह की संभावनाएं बनेंगी। और उस समय गोचर आदि की भी स्थिति देख लेना। ठीक, चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा में विवाह का भी योग बन जाएगा, क्योंकि शुक्र बुध के नक्षत्र में बैठा है और बुध विवाह भाव का स्वामी है। अगली दशा को देखें मंगल का, तो मंगल महाराज इस कुंडली में कारक ग्रह होते हैं। मंगल कुंडली में धन भाव और भाग्य भाव के स्वामी है, गुरु की दृष्टि में है। इसी में दंत रोग होने की संभावना रहेगी, दांत मसूड़ों में दिक्कत आ जाए, स्किन प्रॉब्लम भी आ सकती है। सेहत के लिए थोड़ा गड़बड़ रहेगा, लेकिन धन वगैरह के लिए ठीक रहेगा। मंगल की महादशा शुरू होगी और मंगल महाराज भरणी नक्षत्र में बैठे हैं और यह भरणी नक्षत्र शुक्र का है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि इस कुंडली में शुक्र का नक्षत्र ज्यादा प्रभावी है। इस बालिका के सेहत के लिए शुक्र का मंत्र जाप, हवन और दान होना जरूरी है। साथ ही साथ राहु और मंगल के अंगारक दोष की शांति करानी है और केतु की शांति करानी जरूरी रहेगी।
स्टोन अगर पहनने की हम बात करें तो चंद्रमा के लिए मोती पहनने के अलावा और कोई स्टोन पहनने की जरूरत नहीं रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, इस कुंडली में मंगल की महादशा, मंगल की अंतरदशा नवंबर 2028 तक रहेगी। फिर उसके बाद राहु महाराज आ जाएंगे, द्वितीय भाव में बैठे हैं। तो यानी फिर यहाँ भी मंगल में राहु की अंतरदशा में भी विवाह का योग बनेगा। द्वितीय भाव में बैठा हुआ राहु विवाह करवाने का प्रयास भी करता है। ऊपर से ये शुक्र के नक्षत्र में होगा जो विवाह का नैसर्गिक कारक है। तो ये जो 2 दशाएं मैंने बताई, इसी बीच में विवाह भी हो जाएगा। मंगल की दशा सामान्य निकलती चली जाएगी। राहु की दशा, राहु जो कि मंगल के साथ है, लगन का मित्र भी नहीं है। हालांकि जिस राशि में बैठा है मंगल उसी के साथ है। ये दशा धन देगी, विवाद भी जीवन में लेकर के आएगी। यानी राहु भी ठीक है, मुझे कुछ दशाएं सेहत के लिहाज से गड़बड़ दिखती हैं, धन के हिसाब से गड़बड़ नहीं दिखती हैं। तो धन वगैरह ठीक चलेगा, सेहत पे ही विशेष फोकस करना होगा। तो यहाँ लग्न कुंडली के अनुसार मैं फिर से बोल देता हूँ क्या उपाय करना है। मंगल और राहु के अंगारक दोष की शांति करनी है। राहु की शांति से चंद्रमा अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि राहु और चंद्रमा के बीच में मंगल है, तो इसलिए परेशानी अधिक नहीं है। दूसरा, यहाँ पे केतु की शांति करनी है। और शुक्र चूंकि इस कुंडली का सबसे 2 बुरे भाव का स्वामी है और कुछ ज्यादातर ग्रह शुक्र के नक्षत्र में है, तो शुक्र का भी मंत्र जाप और हवन करना चाहिए।